हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ ऑल्टरनेटिव आइडियाज एंड इनिशिएटिव्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया कि आखिर हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस कैसे आया, आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, कैसे कैसे इंग्लिशमैन हमारे यहाँ पे आए और उन्होंने न्यूज़पेपर स्थापना शुरू कर दिया। पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे न्यूज़पेपर हमारी जिंदगी में। उस समय कम्युनिकेशन और अपने वॉइस को रेज करने का इकलौता माध्यम न्यूज़पेपर ही था। आज के जमाने में अगर आपको अपना वॉइस रेज करना है, आपके पास सोशल मीडिया है, आप सोशल मीडिया पे जाते हो, कुछ भी अपनी बातें अपने पक्ष को रखते हो और लोग सुनते हैं। उस समय सोशल मीडिया का तो जमाना था नहीं, लेकिन उस समय न्यूज़पेपर ही ऐसा औजार था जो आपको अपने वॉइसेस को रेज करने की अनुमति देता था, परमिशन देता था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं पसंद था कि न्यूज़पेपर्स जो चीजें वो छाप रहे थे। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर्स में ऐसी ऐसी बातें छापी जा रही थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की निंदा करता था, बुराइयां कहता था, उसकी पोल खोल के रख रहा था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सब चीजों से हमारे इंडियंस को ढकना चाहती थी, उन सब से आंख बोल सकते हैं ना। दे डिड नॉट वांट द इंडियंस टू नो अबाउट देयर ब्लैक डीड्स, अबाउट देयर रॉन्ग डीड्स। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेंसरशिप लगाना शुरू कर दिया। अब ये सेंसरशिप क्या होता है? सो बिफोर नोइंग दैट, इंट्रो तो आने देते हैं, लेट्स रोल। सेंसरशिप शब्द आई डोंट थिंक आज के बच्चे बहुत नया कुछ सुन रहे हैं। हम हमेशा ऐसा सुनते आते हैं कि पर्टिकुलर मूवीज जो है ये सेंसर्ड है, या सेंसर्ड मूवी है, या ये है वो है। हमारे इंडस्ट्री में भी, मूवीज के इंडस्ट्री में भी एक सेंसरशिप बोर्ड होता है जो मूवी के रिलीज होने से पहले ही मूवी को देख लेता है और डिस्कस कर लेता है कि आखिर ये मूवी दिखाने लायक है भी या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं, मैं गई थी मूवी, वो जो जोकर आया था, यस, वॉकिन फिनिक्स का 2019 के अंदर, मैं वही मूवी देखने को गई थी। अब वहां वो मेरे से बोलता है कि आप 18+ तो हो नहीं, तो आपको ये मूवी नहीं देखने दिया जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, क्यों, ऐसा क्यों है भाई, मेरे को देखना है, मैं इतनी दूर से आई हूँ देखने के लिए। उसने कहा नहीं, मूवी सेंसर्ड है, 18+ मूवी है। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, सेंसरशिप होता क्या है? सेंसरशिप का मतलब होता है आप जो भी चीज है, सपोज इस एग्जाम्पल के तौर पे मूवी है, मूवी को आप पूरे डिटेल में देखते हो और फिर आप डिसाइड करते हो कि आखिर ये दिखाने लायक है भी या नहीं। उसी तरीके से उस समय प्रेस के ऊपर या न्यूज़पेपर्स के ऊपर, बुक्स के ऊपर, जर्नल्स के ऊपर सेंसरशिप लागू किया गया था। किसने किया था? ऑफ कोर्स हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्यों लागू किया था? वो न्यूज़पेपर को पहले डिटेल में देखते थे कि न्यूज़पेपर में कहीं हमारी बुराइयां तो नहीं लिखी। अगर बुराइयां नहीं लिखी तो ठीक है, पब्लिश कर दो इसको, लेकिन अगर बुराइयां लिखी है तो पब्लिश नहीं करने दिया जाएगा। इसको डिटेल में समझना जरूरी है। हालांकि तुम्हारे बुक में ये चीज डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तुम्हारी बुक में बस एक साथ क्या खिचड़ी बना के दिया। आई थिंक ये हिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जो आपको डिटेल में जानना ही चाहिए। आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा पढ़ लेने से कुछ भी नुकसान होता है। आखिरकार हमारे पास तो पूरा साल है, तो क्यों ना हर चीज को बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से पढ़ा जाए। आपका सिलेबस बहुत छोटा है, चिंता मत करो, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सेंसरशिप समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगी। मुझे पता है आप सब हिस्ट्री में बड़े कमजोर रहे हैं, मैं खुद रही हूँ। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू मेक योर बेसिक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। सो व्हाट डू आई वांट टू से? देखो, 1600 के दौरान, यस आई एम टॉकिंग अबाउट 1600s, 1600 के दौरान हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया के अंदर। लेकिन आपको पता है ये कैसे आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी था क्या, आपको पता है? ये ट्रेडिंग कंपनी थी। ट्रेडिंग कंपनी यानी बिजनेस के लिए आई थी। हमारे से सस्ते का सामान खरीदती थी, अपने यहाँ जाके महंगे में बेचती थी। ये ट्रेड करने के मोटिव से इंडिया में आई थी और धीरे धीरे पूरे इंडिया को इसने अपने कब्जे में ले लिया। आप इस बात को समझो, ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है। तो ये ब्रिटेन की कंपनी थी। अब इस बात को समझो कि यूरोपियन कंट्रीज में और भी कई कंट्रीज आती हैं। यूरोपियन कंट्रीज में सिर्फ हमारे पास ब्रिटेन नहीं है, और भी है हमारे पास। क्या क्या है? पोर्तुगीज है हमारे पास, और क्या है हमारे पास और है फ्रांस है,
और याद रखना ये सब इनकी राइवल कंट्रीज है। राइवल यानी दुश्मन। क्यों दुश्मन? क्योंकि पोर्तुगीज भी अपना कंपनी ला सकते थे एशिया के अंदर और अपना कंपनी ला करके यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते थे। फ्रांस भी ऐसा कर सकता था। और अगर वो ऐसा कर देते, अगर आपका दुश्मन आके यहाँ बिजनेस करने लग जाए तो आपका प्रॉफिट कम होगा या नहीं होगा? मैं उतना बेसिक्स में नहीं जा रही, क्लास 7-8 का टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैं ऊपर से पहले बताती हूँ। क्या बताना चाह रही हूँ? ट्रेडिंग कंपनी कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। वो इंडिया में आके ट्रेड कर रही है और बाई चांस अगर उसका कोई राइवल कंट्रीज भी इंडिया के अंदर आके ट्रेड करने लग जाए तो उसका प्रॉफिट कम नहीं होगा, उसके प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका दुश्मन आपके आ करके आपके जैसे ही बिजनेस करने लग जाए तो आपका क्या प्रॉफिट कम नहीं होगा? आपका बिजनेस में थोड़ा सा बोल सकते हैं ना स्थिति खराब नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये लोग आए, ये लोग इंडिया के अंदर आए भाई, क्योंकि हम तो इंडिया में अच्छा से बिजनेस कर रहे हैं। हमारा इकोनॉमिक्स का एक टर्म यूज कर रही हूँ, मोनोपोली। मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब समझते हैं? मोनो मीन्स वन, पॉली मीन्स सेलर इन इकोनॉमिक्स। मोनो मीन्स वन, पॉली मीन्स सेलर। सिर्फ एक ही हमारा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन रहे, हमारा मोनोपोली रहे, है कि नहीं? सिर्फ हम रहे इकलौते और कोई ना हो सके जो हमारी बराबरी कर सके, वो काम कर सके जो हम करते हैं। सिर्फ हम इकलौते रहे, उसको बोलते हैं मोनोपोली पावर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वो इकलौते उनके पास मोनोपोली पावर हो। मोनोपोली पावर यानी इकलौता पावर जो और किसी के पास ना हो। जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी कर सके वो और कोई कंपनी ना कर सके, ऐसा पावर ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी। वो मोनोपोली पावर चाहती थी इंडिया के अंदर। लेकिन वो डरी हुई भी थी कि अगर पोर्तुगीज आ गए और फ्रेंच लोग आ गए तो होगा क्या? तो इंडिया के अंदर ये भी अपना कब्जा जमाना शुरू करेंगे और बहुत तकलीफें बढ़ सकती हैं। और इसी चीजों पे नजर रखते हुए वेलेस्ली ने पहला सेंसरशिप एक्ट लागू किया, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 1799 के पहले देखो हुआ क्या था। 1799 के पहले हमारे पास जो न्यूज़पेपर्स थे, आधा से ज्यादा न्यूज़पेपर्स तो इंग्लिश में प्रिंट करते थे। और अगर इंग्लिश में प्रिंट करते थे तो वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करे तो भी हमें फर्क ज्यादा नहीं पड़ता था। हमें किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्क नहीं पड़ता था। क्यों नहीं? क्योंकि आधा से ज्यादा लोग तो इंग्लिश में प्रिंट कर रहे हैं भैया। और अगर इंग्लिश में प्रिंटिंग हो रहा है तो हमारे देश की आबादी में से कितने ही लोगों को इंग्लिश पढ़ना आता था? ज्यादा लोग तो इंग्लिश जानते ही नहीं थे, इसीलिए कुछ टेंशन नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी बोली जो छापना छाप भाई, कौन पढ़ना जानता है, क्योंकि हमारे देश में इलिटरेसी था। लेकिन 1799 में क्यों उन्होंने सेंसरशिप लगाया, इसके पीछे का लॉजिक सुनो। उस समय के हमारे गवर्नर जनरल रहे वेलेस्ली। उस समय के हमारे गवर्नर जनरल रहे वेलेस्ली। वेलेस्ली ने सोचा कि अगर फ्रेंच लोग इंडिया के अंदर आते हैं और वो प्रिंटिंग करना शुरू कर देते हैं, प्रिंटिंग करते हैं बुक्स, जर्नल, न्यूज़पेपर, व्हाटएवर, और अगर वो हमारे बारे में क्रिटिसाइज करते हैं और ये क्रिटिसिज्म आम इंडियंस के पास पहुंच गई तो इंडियंस फ्रेंच का साथ देंगे। और हमारे दुश्मन का अगर वो साथ देंगे तो हो सकता है दुश्मन और पावरफुल हो जाए और हमारा रूल खत्म हो जाए। अब बात को समझ पाए? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्त नहीं था, इसलिए वो डरे हुए थे कि अगर फ्रेंच लोग इंडिया में इन्वेड करने लग गए तो होगा क्या? अगर वो अपना प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश कर देते हैं यहाँ पे और प्रिंटिंग करना शुरू कर देते हैं, हमारे बारे में क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है कि वो इंडियंस को ब्रेन वॉश कर दे और वो हमारे अगेंस्ट इंडियंस को खड़ा कर दे और उसके कारण उनके पास एक्स्ट्रा पावर आ जाएगा और हमारा रूल खत्म हो सकता है। इस चीज से अपने आप को बचाने के लिए वेलेस्ली ने क्या किया? सेंसरशिप एक्ट लागू कर दिया 1799 में। इस एक्ट में उन्होंने कहा कि हर न्यूज़पेपर को, देखो रेस्ट्रिक्शंस क्या थे इस एक्ट में, उन्होंने कहा कि हर न्यूज़पेपर को अपने प्रिंटर का नाम, जो भी प्रिंट कर रहा भाई उसका नाम, जो भी उस न्यूज़पेपर को एडिट करा उसका नाम, और जो भी उस प्रिंटिंग प्रेस का ओनर है, अपने प्रिंटर का नाम, अपने एडिटर का नाम और अपने जो भी प्रिंटिंग प्रेस है उसके ओनर का नाम हर न्यूज़पेपर में लिखना पड़ेगा। ऐसा वो क्यों कह रहे थे? क्योंकि अगर बाई चांस कुछ झमेला होता है तो हम लोग तुरंत पकड़ पाए कि आखिर प्रिंटर कौन था, एडिटर कौन था, ओनर कौन था, तुरंत हमें जानकारी मिल सके। दूसरी बात, पेपर पब्लिश होने से पहले, अब पेपर पब्लिश होने से पहले क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा पेपर पब्लिश होने से पहले ही एक कॉपी तो हमारे पास आना चाहिए। हम पहले उस पेपर को एकदम ऊपर से नीचे तक एग्जामिन करेंगे और एग्जामिन करने के बाद अगर हमें सही लगा, हमें ऐसा लगा कि नहीं गवर्नमेंट के बारे में आपने कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया है, तो ही आपको पब्लिश किए दिए जाने वाला है।
यानी कि आपको अपना न्यूज़पेपर प्री सेंसरशिप के लिए भेजना पड़ेगा। प्री सेंसरशिप का मतलब पहले ही सेंसरशिप के लिए भेज दो, पब्लिश करवाने से पहले, ताकि कोई क्रिटिसिज्म लोगों तक पहुंच ही ना पाए। अगर पहुंचने का चेष्टा भी करे तो हम लोग सेंसर करके उसको तुरंत ही हटा दें। अब बात को समझ पा रहे हो। उसके बाद वेलेस्ली ने कहा कि अगर बाई चांस आप डिफॉल्ट करते हो, अगर बाई चांस आप डिफॉल्ट करते हो तो आपको इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डिपोर्ट का मतलब देखो, ये जो वेलेस्ली ने निकाला था 1799 के दौरान, इस समय हमारे यहाँ पे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हुआ करती थी। वैसे तो कोई हमारे पास वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स था ही नहीं। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स कौन पब्लिश करता था? इंग्लिशमैन। तो ये जो उन्होंने सेंसरशिप लगाया था, ये वो इंग्लिशमैन के ऊपर ही लगाया गया था। और उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा काम नहीं करते हो, अपने न्यूज़पेपर में प्रिंटर, एडिटर, ओनर का नाम और अपना मटेरियल जो भी है वो प्री सेंसरशिप के लिए नहीं देते हो, तो आपको तुरंत इंडिया से खदेड़ दिया जाएगा। तो भूल जाओ यहाँ का सपना। तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, 1799 में शुरुआत तो इसकी हुई थी कि न्यूज़पेपर्स को ये कवर करता था कि न्यूज़पेपर के लिए ऐसा ऐसा कंडीशंस आपको फुलफिल करना है, तभी आप न्यूज़पेपर को जाकर पब्लिश करवा सकते हो। लेकिन 1807 आते आते ये सिर्फ न्यूज़पेपर तक सीमित नहीं रहा, इसको बढ़ाकर बुक्स, जर्नल्स तक भी कर दिया गया। जर्नल्स क्या होता है, मैं चैप्टर 1 में ये डिस्कस करूंगी, आई थिंक उसी का पार्ट है। जर्नल्स चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 का पार्ट है, दैट विल डिस्कस, नो प्रॉब्लम। बट अभी के लिए याद रखो कि इन्होंने सिर्फ न्यूज़पेपर तक ही सीमित नहीं रखा। 1807 आते आते इन्होंने इसको बुक्स और जर्नल्स तक भी एक्सपैंड कर दिया था, एक्सटेंड कर दिया था। लेकिन 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस सेंसरशिप को खत्म कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस सेंसरशिप को खत्म कर दिया। अब मैं एक चीज बताऊं, लॉर्ड हेस्टिंग्स और वॉरेन हेस्टिंग्स सेम इंसान नहीं है। लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग गवर्नर जनरल है, वॉरेन हेस्टिंग्स अलग गवर्नर जनरल है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स सेम इंसान नहीं है। सो मैं रिपीट करूं, वेलेस्ली को लगता था कि अगर फ्रेंच इंडिया में आ जाएंगे तो वो इंडिया में अगर प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश कर देंगे और हमारे बारे में क्रिटिसाइज करना शुरू करेंगे तो इंडियंस उनके साथ हो जाएंगे और हमारे खिलाफ हो जाएंगे, जिसके कारण फ्रेंच के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगा और फ्रेंच हमारा जो मोनोपोली क्रिएट होकर रखा है, इकलौता पावर, उसको खत्म कर सकते हैं इंडिया से। तो उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगाई 1799 में। उन्होंने बोला कि आपके न्यूज़पेपर में आपका प्रिंटर, एडिटर और ओनर का नाम होना ही चाहिए। आपका मटेरियल पब्लिश होने से पहले ही उसको सेंसर के लिए भेज दो। अगर उसमें कोई भी आप क्रिटिसिज्म नहीं डालते हो, अगर हमें पसंद आता है तो ही आपको पब्लिश करने देंगे हम, और अगर नहीं पसंद आता है तो भूल जाओ। और अगर आप ऐसा काम नहीं करते हो, ऊपर के दोनों कंडीशंस को नहीं फुलफिल करते हो और आप ऐसे ही पब्लिश कर देते हो बिना एडिटर, प्रिंटर के नाम के, बिना ही प्री सेंसरशिप के, तो फिर भूल जाओ, आपको तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाएगा। देखो, ये जो सेंसरशिप लागू हुआ था ये इंग्लिशमैन के लिए ही डायरेक्ट करके लागू हुआ था, क्योंकि उस समय कोई वर्नाकुलर इंडियन लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर था ही नहीं। क्योंकि इंडियन लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर ही नहीं था तो फिर ज्यादातर कौन से न्यूज़पेपर थे? इंग्लिश लैंग्वेज वाले। इंग्लिश लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर कौन पब्लिश करता था? इंग्लिशमैन। तो इनके लिए ही बनाया गया था। लेकिन फाइनली 1807 में इसको एक्सटेंड करके न्यूज़पेपर ही नहीं, बुक्स और जर्नल्स तक भी बढ़ा दिया गया कि अगर बुक्स भी आप प्रिंट करते हो तो ये कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस चीज पे रोक लगाया। उन्होंने कहा कि खत्म करो भैया, सेंसरशिप नहीं लगेगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स सेम इंसान नहीं है, नाम अलग अलग है, इंसान भी अलग अलग है। हम लोगों ने वेलेस्ली का सेंसरशिप एक्ट डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद समझो जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन क्या था 1823 वाला। ये जॉन एडम्स जो हमारे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये एक्ट निकाला था। उन्होंने बोला कि अगर आप एक नया प्रेस की शुरुआत कर रहे हो या फिर आप एक प्रेस जो है वो यूज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस क्या होता है? होप सबको पता है। हम गवर्नमेंट से ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि हम गवर्नमेंट से परमिशन मांग चुके हैं कि हम ड्राइव कर सकते हैं। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि जब भी आप अपना प्रेस का शुरुआत कर रहे हो या फिर यूज कर रहे हो, जो भी कंडीशन हो, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, अधिकार लेना पड़ेगा प्रिंटिंग प्रेस को चालू करने का या फिर उसको यूज करने का या फिर उसको कंटिन्यू करने का। लेकिन अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया तो आपसे 400 रुपए का फाइन दिया जाएगा। अब आपको लगेगा 400 रुपए कोई ज्यादा बड़ा रकम थोड़ी ना है, लेकिन आप जरा देख लो, 1823 की बात कर रही हूँ, बहुत बड़ा रकम था ये। डिफॉल्ट अगर आप करते हो तो आपसे 400 रुपए का तो फाइन लिया ही जाएगा, साथ ही साथ
आपके प्रिंटिंग प्रेस को सीज कर लिया जाएगा। सीज यानी हड़प लिया जाएगा, आपको प्रिंट करने ही नहीं दिया जाएगा अगर आप बिना लाइसेंस के प्रिंट करते हो। लेकिन आपको लग रहा होगा, अच्छा दीदी अगर मैं लाइसेंस ले लूं और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करूं तो चलेगा क्या? नहीं, तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप लाइसेंस ले लेते हो और ये सोचते हो कि अब तो लाइसेंस है, मैं गवर्नमेंट को खुलेआम क्रिटिसाइज करती हूँ या करता हूँ, तो गवर्नमेंट ने एक और बात लिख रखी थी कि गवर्नमेंट चाहे तो वो लाइसेंस को कैंसिल कर सकती थी। गवर्नमेंट ने देखा कि आपके पास लाइसेंस जरूर है लेकिन आप फालतू चीजें लिख रहे हो गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट आपका लाइसेंस रद्द कर सकती थी, कैंसिल कर सकती थी। इसके तहत एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ, राजा राम मोहन रॉय का, आपको याद होगा मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, उनका एक अखबार था जिसका नाम था मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार उनका एक न्यूज़पेपर था, मिरात उल अखबार। राजा राम मोहन रॉय का कब आया था? 1822 में आया था, जस्ट एक साल पहले। उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। इस न्यूज़पेपर को अपना पब्लिकेशन स्टॉप करना पड़ा इस रेगुलेशन के कारण। उसके बाद फाइनली ये रेगुलेशन जो था बड़ा फालतू रेगुलेशन था, है कि नहीं? आपके पास लाइसेंस है तो फिर भी काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हम लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं। आपके पास लाइसेंस नहीं है फिर भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपसे 400 रुपए जुर्माना भी लेंगे, आपका फिर जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको भी हड़प लेंगे। तो ये सही नहीं था। लेकिन चार्ल्स मेटकैफे नाम के हमारे पास एक और गवर्नर जनरल आएंगे जिन्होंने फाइनली इस पे रोक लगाई, इस लाइसेंसिंग रेगुलेशन को खत्म किया। चार्ल्स मेटकैफ, नाम मत भूलिएगा, चार्ल्स मेटकैफ या मेटकैफे जो भी बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं, ठीक है। फाइनली हम लोग मूव करते हैं, चार्ल्स मेटकैफे ने क्या किया था। हाँ तो बच्चों, इसके बाद है हमारे पास मेटकैफे एक्ट 1835। मेटकैफे को, चार्ल्स मेटकैफे को हम लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहते हैं। लिबरेटर यानी जो हमें फ्रीडम दे दे। इंडियन प्रेस को इतना सारा रेगुलेशंस के अंदर रखा था जॉन एडम्स ने, लेकिन चार्ल्स मेटकैफे ने उसको भी खत्म किया, है कि नहीं? चार्ल्स मेटकैफे ने उसको भी खत्म किया, और उसको खत्म करने के साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ही रिलैक्सिंग टाइप का रेस्ट्रिक्शन लगाया। उन्होंने बोला कि बस अगर आप प्रिंट करते हो तो आप अपने पब्लिशर, प्रिंटर या जो भी जगह पे आप प्रिंट करते हो उसका नाम बता दो। सिर्फ जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपना प्रिंटिंग प्रेस तब नाम नहीं बताना है। अगर बाई चांस अपना प्रिंटिंग प्रेस आप शट डाउन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, तब भी आपको बताना है। अगर आप अपना प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कर रहे हो तब भी आप प्रिंटर, प्रीमाइसेस जहाँ पे आप प्रिंट करते हो, पब्लिशर, इसका नाम बताओ। और अगर आप क्लोज भी करने जा रहे हो तो भी नाम बताओ। उससे ज्यादा कुछ इतना टफ रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया था। जॉन एडम्स के रेगुलेशन जो उन्होंने लगाया था, लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 में, उसको भी इन्होंने खत्म किया था। अब इस बात को समझो, चार्ल्स मेटकैफे हमारे लिए अच्छे रहे हैं इंडियन प्रेस के ग्रोथ के लिए, क्योंकि इंडियन प्रेस इनके अंदर बहुत अच्छा से ग्रो कर पाया। हमारे कई सारे वर्नैक्युलर इंडियन लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर्स आ गए और वो हमारे अंदर इतनी ज्यादा आग जलाई उन सब ने मिल करके कि आप भूल नहीं पाएंगे 1857 का रिवोल्ट। आई थिंक आप सबको पता है, अगर आप नए भी हो तो भी आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सुने होंगे 1857 रिवोल्ट के बारे में। हालांकि हमारे हिस्ट्री में इसके बारे में एक चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन 1857 रिवोल्ट जो हुआ था इसमें चिंगारी का काम हमारी न्यूज़पेपर्स ने किया था। न्यूज़पेपर्स के जरिए हम लोगों ने गवर्नमेंट की ऐसी ऐसी पोल खोल दी जिससे इंडियंस को एक साथ ऐसा फील हुआ कि यार हम सब पे अत्याचार हो रहा है, हम लोग यूनाइटेड हैं। फाइनली ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, हमारे न्यूज़पेपर्स ने बड़ा ग्रो किया। लेकिन 1857 में दोबारा से लाइसेंसिंग रेगुलेशन ले आ गया। 1857, यस, जिस दौरान हमारा रिवोल्ट हुआ था, उस दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि यार ये जो लोग हैं इंडियंस, इनके आपसी कनेक्शंस को हमें तोड़ना पड़ेगा, आपसी कम्युनिकेशन को हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपस में न्यूज़पेपर्स के जरिए हमारे बारे में आलतू फालतू लिखकर, जो कि सच्चाई थी, लेकिन हमारे बारे में आलतू फालतू लिखकर आपस में कम्युनिकेट करके हमारे अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, और बहुत बड़े ही तादाद में ये इंडियंस हैं और हो सकता है कि हमारा पत्ता कट जाए। और इसीलिए ऐसा ना हो पाए, उन्होंने न्यूज़पेपर्स के ऊपर एक और रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जिसको हम बोलते हैं अगेन लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1857 वाला, ठीक है। हालांकि वो डिटेल में हमारे नहीं है, लेकिन जो चीज हमारे डिटेल में है और जो चीज आपको जानना चाहिए वो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। लेकिन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उसे आज के वीडियो में कवर करना पसंद करूंगी। कल के वीडियो में मैं उसे कवर करूंगी, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का मैं आपको डिटेल में पूरा जानकारी दूंगी। हो सकता है वीडियो 15 मिनट का एक टॉपिक का हो,
एक टॉपिक 15 मिनट लग जाए, लेकिन आपका कोई भी पार्ट नहीं छूटेगा। अगर मैम उठा के पूछ ले बता तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, तो आप गलत नहीं करके आओगे, आप बता पाओगे बहुत आसानी से। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको नोट्स चाहिए, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अर्लियर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दूंगी, उधर जाके आप मुझे फॉलो कीजिए और मुझे डीएम कीजिए। आप मुझे डीएम कीजिए, क्या करेंगे डीएम, आप डीएम कीजिए हैशटैग इतिहास के बारे में जानते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं। और जब आप मुझे ये मैसेज करेंगे, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप मुझसे चैप्टर 5 का नोट्स मांग रहे हैं। प्लीज मैं आपको एक बात बोलूं, आप क्लास 10 के बच्चे हो और WB के बच्चे हो, WB बोर्ड्स है आपका, आपके लिए यूट्यूब में और ज्यादा कुछ अवेलेबल ही नहीं है। डिटेल में अगर आप सर्च करने जाओ आपके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं खुद WB स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि वो पेन क्या होता है। क्योंकि CBSE और ICSE का अच्छा खासा अवेलेबल होता है, लेकिन WB बोर्ड का नहीं होता है। सो मैंने सोचा कि अगर मेरे को नॉलेज है ही तो क्यों मैं अपने अंदर ही सीमित रखूं, आप तक भी पहुंचाऊं। अगर आपको इससे हेल्प मिलेगा तो प्लीज आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको लाइक नहीं पसंद है करना, आपको लगता है नहीं पूजा दीदी कुछ और बताती तो मजा आता तब लाइक करते शायद, तो आप कोई बात नहीं है, आप टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन हाँ, आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए दिस इंटरनेट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू मैनकाइंड। ठीक है, तो हम लोग को इसको यूटिलाइज करना ही चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स तक बांटिए, शेयर कीजिए, एंड आई विल बी डेली अपलोडिंग वीडियोस। ऑफ कोर्स ज्योग्राफी, लाइफ साइंस ये सब भी आएगा, बट फिलहाल के लिए चैप्टर 5 हिस्ट्री का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो चलता रहेगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड वेयर मास्क।